Hello everyone, very good evening to all of you. I'm Shahid Khan and we're watching Wings Se Udan. So dear students, as you know that we have started a video series on Indian polity in which we are trying to cover the general topics of Indian polity for all exams perspective, जिसमें आपका JK PSC, JK SSB, SSC या फिर कोई और एग्ज़ाम है जिसमें इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या फिर इंडियन पॉलिटी का सिलेबस है. So this series is very important for all those students, and as you know people that we have already covered some of the major topics of Indian polity like parliaments, fundamental rights and rest of the topics. So जो कि remaining topics हैं उनको भी हम cover करेंगे, लेकिन आज हम एक topic cover करने जा रहे हैं जो कि writs पे रहेगा. हमने फंडामेंटल राइट्स पढ़े थे बट हमने रिट्स नहीं पढ़े थे, तो रिट्स को आज हम कवर करते हैं इस टॉपिक में. तो चलिए शुरू करते हैं. एंड उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो इन नंबर्स पे आप कॉल करके खुद को रजिस्टर कर सकते हैं एंड आप ऑफलाइन क्लासेस के लिए आ सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन. सो एज आई टोल्ड यू दैट आज हम रिट्स को डिस्कस करने जा रहे हैं. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने तरह के रिट्स हैं एंड कौन सा रिट्स किसके अगेंस्ट इशू किया जा सकता है एंड कौन रिट्स को इशू करता है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इसमें. तो सबसे पहले जानते हैं यहाँ पे कि सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 क्या कर सकता है. सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 एंड हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 222 क्या कर सकते हैं, रिट्स को इशू कर सकते हैं डिफरेंट अथॉरिटीज़ के अगेंस्ट. एंड इनमें से कितने रिट्स यहाँ पे हैं, हैबिस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्शियोरी एंड क्यो वारंटो. तो ये 5 तरह के रिट्स हैं जो कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जो है इशू कर सकते हैं. एंड इसके साथ मैं आपको बता दूं कि आर्टिकल 32 की जब हम बात करते हैं तो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस कि ये एक फंडामेंटल राइट भी है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़. राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ ये मैं आपको बता चुका हूँ कि ये 32 जो है ये एक फंडामेंटल राइट भी है एंड इसके साथ साथ ये सारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट भी करता है. ठीक है, सारे फंडामेंटल राइट्स को ये प्रोटेक्ट करता है एंड यही पावर्स देता है सुप्रीम कोर्ट को कि वो किसी भी अथॉरिटी के अगेंस्ट क्या कर सकता है, रिट्स को इशू कर सकता है. लेकिन यहाँ पे आप याद रखेंगे कि कुछ ऐसी भी अथॉरिटीज़ हैं जिनके अगेंस्ट कोई पर्टिकुलर रिट जो है वो इशू नहीं किया जा सकता, तो उसको हम समझेंगे आगे जाके. आप फिलहाल ये याद रखें कि आर्टिकल 32, आर्टिकल 226 deals with high court, article 32 deals with supreme court regarding writs, and there are 5 kind of writs like we have habeas corpus, mandamus, prohibition, certiorari and quo warranto. इसके बाद आगे हम देखते हैं कि पार्लियामेंट के पास ये पावर्स हैं अंडर आर्टिकल 32 के वो किसी और कोर्ट को भी एम्पावर कर सकते हैं रिट्स को इशू करने के लिए. यानी कि एक्सेप्ट सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, किसी और कोर्ट को भी एम्पावर कर सकता है पार्लियामेंट कि वो रिट्स इशू कर सके. लेकिन फ़िलहाल ये पावर सिर्फ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के पास ही है रिट्स को इशू करने के. ओके, इसके बाद मैं आपको बता दूं कि एक हिस्टोरिकल फैक्ट है कि 1950 से पहले हाई कोर्ट्स ऑफ कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रासी ऐसे 3 हाई कोर्ट्स थे जो रिट्स इशू कर सकते थे. जिनके पास पावर्स थे रिट्स इशू करने के वो 3 ही कोर्ट्स थे, कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास हाई कोर्ट्स. लेकिन आपको पता है 1950s के बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आ गया, नया एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया एंड उस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डिफरेंट प्रोविजंस रखे गए. तो उसके बाद अब हमारे पास सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट दोनों के पास पावर्स हैं रिट्स को इशू करने की. ठीक है, एंड मैं आपको बता दूं ये रिट्स इसलिए इशू किए जाते हैं जब फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन होती है. आप ये भी याद रखेंगे, फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन होती है एंड इन रिट्स को इशू किया जाता है उसके अगेंस्ट. ठीक है, एंड ये भी आप याद रखें कि सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के लिए नहीं, बाकी राइट्स के लिए भी रिट्स इशू किए जा सकते हैं जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे. यहाँ पे एक और चीज़ आप याद रखेंगे कि आर्टिकल 226 में अब आपको पता है हाई कोर्ट्स को पावर्स हैं कि इशू कर सकता है वो रिट्स. एंड इन रिट्स को पहले प्रेरोगेटिव रिट्स कहा जाता था अंडर इंग्लिश लॉ, यानी कि ब्रिटिश लॉ के अंडर इनको क्या कहा जाता है, प्रेरोगेटिव रिट्स. ये आप याद रखेंगे एंड ये वहीं से बोरो किए गए हैं. ये प्रेरोगेटिव रिट्स जो ब्रिटिश लॉ में हैं वहीं से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने बोरो किया है आइडिया ऑफ रिट्स. एंड आज आपको 5 रिट्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलते हैं, लेकिन इंग्लैंड में इनको प्रेरोगेटिव रिट्स कहते हैं. एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारे पास ये है यहाँ पे कि जो ज्यूरिस्डिक्शन है सुप्रीम कोर्ट की एंड हाई कोर्ट की रिट्स को लेके वो डिफरेंट है. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट 3 डिफरेंसेस हैं यहाँ पे
पहली हमारे पास ये है कि सुप्रीम कोर्ट कैन इशू रिट्स ओनली फॉर इन्फॉर्मेंट्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो सुप्रीम कोर्ट सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के लिए ही रिट्स को इशू कर सकता है, लेकिन वेयर एज हाई कोर्ट कैन इशू रिट्स नॉट ओनली फॉर फंडामेंटल राइट्स बट ऑल्सो फॉर एनी अदर पर्पस। तो किसी और पर्पस के लिए भी जो हाई कोर्ट है वो रिट्स को इशू कर सकता है अपार्ट फ्रॉम फंडामेंटल राइट्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हाई कोर्ट का यहाँ पे जो हम कह सकते हैं एरिया है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ रिस्ट्रिक्टेड है फंडामेंटल राइट्स से ही, कि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के लिए ही रिट इशू कर सकता है, बट हाई कोर्ट किसी और पर्पज़ के लिए भी रिट इशू कर सकता है। तो हाई कोर्ट्स के यहाँ पे हम कह सकते हैं कि पावर्स ज़्यादा हैं, ठीक है, हाई कोर्ट्स के पावर्स इस पहले पॉइंट में ज़्यादा हैं कंपेयर टू सुप्रीम कोर्ट। दूसरा पॉइंट हमारे पास है कि सुप्रीम कोर्ट रिट्स को इशू कर सकता है अगेंस्ट ए पर्सन और गवर्नमेंट थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो यानी कि जितनी भी इंडियन टेरिटरी है उसमें कहीं भी सुप्रीम कोर्ट जो है वो रिट्स को इशू कर सकता है। तो एरिया की अगर बात करें, टेरिटोरियल अगर हम कॉन्सेप्ट लेके चलें, टेरिटरी के कॉन्सेप्ट को लेके चलें, तो सुप्रीम कोर्ट का जो यहाँ पे पावर है वो ज़्यादा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इंडिया के किसी भी टेरिटरी में रिट को इशू कर सकता है। वेयर एज हाई कोर्ट कैन इशू रिट्स अगेंस्ट ए पर्सन रिजाइडिंग और अगेंस्ट ए गवर्नमेंट और अथॉरिटी लोकेटेड विद इन इट्स टेरिटोरियल। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हाई कोर्ट जो है अपनी टेरिटरी में ही क्या कर सकता है, इशू कर सकता है रिट्स को, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो है वो थ्रू आउट इंडिया रिट्स को इशू कर सकता है। ये दूसरी बड़ी डिफरेंस है। पहली डिफरेंस क्या थी? पहली डिफरेंस यही थी कि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के लिए रिट इशू करता है, बट हाई कोर्ट किसी और पर्पज़ के लिए भी रिट इशू कर सकता है अपार्ट फ्रॉम फंडामेंटल राइट्स। एंड सेकंड डिफरेंस क्या है? सेकंड डिफरेंस है कि सुप्रीम कोर्ट थ्रू आउट टेरिटरी ऑफ इंडिया में रिट इशू कर सकता है, बट हाई कोर्ट सिर्फ अपनी टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन में ही रिट इशू कर सकता है। थर्ड पॉइंट इज कि सुप्रीम कोर्ट में नॉट रिफ्यूज टू एक्सरसाइज इट्स रिट ज्यूरिसडिक्शन, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को 32 आर्टिकल के अंडर क्या दिए गए हैं ये पावर्स के, वो रिट को इशू कर सकते हैं। इसलिए 32 आर्टिकल तो एक फंडामेंटल राइट भी है। सो सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट रिफ्यूज टू एक्सरसाइज रिट ज्यूरिसडिक्शन, बट ऑन द अदर हैंड हाई कोर्ट रिफ्यूज कर सकता है रिट ज्यूरिसडिक्शन को एक्सरसाइज करने के लिए। ये भी आप याद रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे आप एक चीज़ देखेंगे कि जब हाई कोर्ट की हम बात करते हैं रिट्स को इशू करने में, तो यहाँ पे क्या है, हाई कोर्ट का जो है ये डिस्क्रिशनरी है, ये मैंडेटरी नहीं है। इट इज़ डिस्क्रिशनरी अंडर आर्टिकल 226, बट सुप्रीम कोर्ट के लिए अंडर आर्टिकल 32 दिस इज मैंडेटरी टू इशू रिट्स। आई होप दिस इज़ क्लियर। ये तीन डिफरेंस आपको समझ आ गई हैं। इसके बाद हमारे पास कुछ टाइप्स ऑफ रिट्स हैं जो मैं आपको बता चुका हूँ, इनको हम थोड़ा सा समझते हैं। तो पहला हमारे पास है यहाँ पे हैबेस कॉर्पस। तो हैबेस कॉर्पस एक रिट है जिसका मीनिंग अगर हम लिटरल निकालें तो है टू हैव द बॉडी ऑफ, सबसे पहले। तो ऐसे मीनिंग भी, क्वेश्चन मीनिंग पे भी पूछा जा सकता है, देखें, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो हैबेस कॉर्पस क्यों इशू किया जाता है? तो हैबेस कॉर्पस कोर्ट इशू करता है एक व्यक्ति को जिसने किसी दूसरे व्यक्ति को क्या किया है, डिटेन किया है, यानी कि कोई अथॉरिटी है जिसने किसी पर्सन को डिटेन किया गया है, तो उस अथॉरिटी के अगेंस्ट, उस पर्सन के अगेंस्ट क्या किया जाता है, हैबेस कॉर्पस का रिट क्या है, इशू किया जाता है। एंड उस अथॉरिटी को क्या करना है, फिर देखना है कि किस तरह से ये रिट, हमें इसका जवाब देना है कि हमें लीगलिटी प्रूव करनी है कि हमने इस पर्टिकुलर पर्सन को क्यों अरेस्ट किया गया है। एंड कोर्ट भी एग्जामिन करता है इस लीगलिटी ऑफ डिटेंशन को, यानी कि डिटेंशन जो हुई है क्या ये लीगल ग्राउंड्स पे हुई है या नहीं हुई है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ हमारे पास ये है कि अगर कोर्ट को ये लगता है कि जो डिटेंशन है दैट इज़ इलीगल, तो कोर्ट डिटेन्ड पर्सन को फ्री करने के ऑर्डर्स देगा। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट रिट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। इट इज़ नोन एज द बुलवर्क ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी अगेंस्ट आर्बिट्रेरी डिटेंशन। तो आर्बिट्रेरी डिटेंशन के अगेंस्ट एक तरह की ये प्रोटेक्शन है इंडिविजुअल को, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। एंड इसके साथ आप ये भी याद रखेंगे कि हैबेस कॉर्पस जो है कैन बी इशूड अगेंस्ट बोथ पब्लिक अथॉरिटीज़ एंड प्राइवेट इंडिविजुअल्स। तो ये दोनों के अगेंस्ट इशू किया जा सकता है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि ये कब इशू नहीं किया जा सकता, जब जो डिटेंशन है वो लॉफुल होगी, अकॉर्डिंग टू द लीगल टर्म्स होगी,
या फिर डिटेंशन जो है वो कंटेम्प्ट ऑफ लेजिस्लेचर या फिर कोर्ट के अगेंस्ट है, या फिर डिटेंशन जो है किसी कंपिटेंट कोर्ट के द्वारा दी गई है, या फिर डिटेंशन जो है वो क्या है, इफ़ द डिटेंशन इज आउटसाइड द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ कोर्ट, अगर कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन के बाहर डिटेंशन है तो तब भी हैबेस कॉर्पस का जो है यहाँ पे रिट ये इश्यू नहीं किया जा सकता। आई होप दिस इज़ क्लियर। इसके बाद दूसरी चीज़ हमारे पास है दैट इज़ मैंडेमस। तो मैंडेमस भी एक रिट है, एक टाइप ऑफ रिट है जो कोर्ट इशू करता है। तो सबसे पहले मैंडेमस का मीनिंग है वी कमांड। तो मैंडेमस में कोई कमांड दी जा रही है, कोई ऑर्डर दिया जा रहा है, तो किसको दिया जा रहा है, यहाँ पे आप देख लें कि कोर्ट जो है कमांड करता है किसी भी पब्लिक ऑफिशियल को कि वो अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म करे। अगर वो अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म नहीं कर रहा है या फिर रिफ्यूज़ कर रहा है या फिर फेल हो चुका है अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म करने में, तो उस केस में एक कोर्ट जो है वो पब्लिक ऑफिशियल को क्या करेगा, मैंडेमस रिट इशू करेगा। एंड ये मैंडेमस रिट जो है ये पब्लिक अथॉरिटी, पब्लिक बॉडीज़, कॉरपोरेशंस, इन्फीरियर कोर्ट्स, ट्रिब्यूनल्स एंड और द गवर्नमेंट फॉर द सेम पर्पस। तो ये किसी यहाँ पे दिए गए नाम जितने भी हैं इनमें से किसी के अगेंस्ट भी ये इशू किया जा सकता है, यानी कि पब्लिक बॉडीज़ के अगेंस्ट भी इशू किया जा सकता है, कॉरपोरेशंस के अगेंस्ट, इन्फीरियर कोर्ट्स के अगेंस्ट, या फिर ट्रिब्यूनल के अगेंस्ट, या फिर किसी गवर्नमेंट पर्सन के अगेंस्ट। ठीक है, तो एक तो ये बात। दूसरी ये बात है कि मैंडेमस जो है रिट ये प्राइवेट इंडिविजुअल से अगेंस्ट इशू नहीं हो सकता, कैन नॉट बी इशूड अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल्स। डिपार्टमेंटल इंस्ट्रक्शंस के अगेंस्ट ये नहीं हो सकता, या फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट ये इशू नहीं हो सकता, गवर्नर्स के अगेंस्ट ये इशू नहीं हो सकता। स्टेट में जो गवर्नर्स होते हैं, जैसे जे.एंड.के स्टेट में लेफ्टिनेंट गवर्नर हमारे पास मनोज सिन्हा है, तो इनके अगेंस्ट जो है मैंडेमस इशू नहीं किया जा सकता। एंड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट जो है उनके अगेंस्ट भी ये इशू नहीं किया जा सकता। सो दीज आर द जिनके अगेंस्ट मैंडेमस जो है वो इशू नहीं किया जा सकता। अदरवाइज बाकी लोगों के अगेंस्ट, बाकी बॉडीज़ के अगेंस्ट मैंडेमस इशू किया जा सकता है। एंड मीनिंग क्या है कि वही कमांड कोर्ट जो है कमांड करता है पब्लिक ऑफिसर को कि अपनी ड्यूटीज़ को वो पूरी तरह से परफॉर्म करे। इसके बाद हमारे पास एक और है दैट इज़ प्रोहिबिशन। अब प्रोहिबिशन का मीनिंग आपको पता है कि रोक लगाना है, टू फॉरबिड, और किसी चीज़ को रोकना। तो ये क्या होता है, हायर कोर्ट्स जो हैं ये लोअर कोर्ट्स या फिर ट्रिब्यूनल्स जो होते हैं उनको क्या करते हैं, अपनी ज्यूरिसडिक्शन से को एक्सीड करने से रोकते हैं। यानी कि अगर किसी ट्रिब्यूनल की कोई ज्यूरिसडिक्शन है एंड उस ज्यूरिसडिक्शन के बाहर जाके ट्रिब्यूनल जो है कोई काम कर रहा है, अपनी अथॉरिटी एक्सरसाइज कर रहा है, तो वहाँ पे हायर कोर्ट क्या करेगा, उस ट्रिब्यूनल को या फिर उस लोअर कोर्ट को प्रोहिबिशन रिट इशू करेगा एंड उसको रोकेगा ज्यूरिसडिक्शन को एक्सीड करने से। ठीक है, यहाँ पे लेकिन एक बात इंपॉर्टेंट पॉइंट है दिस वन, कि जैसे मैंडेमस जो है ये एक्टिविटी को डायरेक्ट करता है कि भाई आप काम नहीं कर रहे हो, कोई पब्लिक ऑफिशियल जो है ड्यूटीज़ परफॉर्म नहीं कर रहा है तो उसको ड्यूटीज़ परफॉर्म करने के लिए कहा जाता है, तो एक्टिविटी को डायरेक्ट कर रहा है। लेकिन प्रोहिबिशन क्या है, ये रोक रहा है, इन एक्टिविटी को डायरेक्ट कर रहा है कि भाई ये पर्टिकुलर कोर्ट ए जो है ये काम नहीं कर सकता, ये काम एक्स या फिर ये ये एरिया जो है इस पे ज्यूरिसडिक्शन, इस पे अपनी अथॉरिटी एक्सरसाइज नहीं कर सकता। तो प्रोहिबिशन क्या कर रहा है, इट डायरेक्ट इन एक्टिविटी के रोक लगा रहा है, बट मैंडेमस क्या कर रहा है, एक्टिविटी यानी कि काम करने के लिए कह रहा है। दूसरी चीज़ हमारे पास है द रिट ऑफ प्रोहिबिशन कैन बी इशूड ओनली अगेंस्ट जुडिशियल एंड क्वाजी जुडिशियल अथॉरिटीज़ जो हैं ये इनके अगेंस्ट ही इशू किया जा सकता है। ओनली जुडिशियल एंड क्वाजी जुडिशियल बॉडीज़ अथॉरिटीज़। इसके बाद ये अवेलेबल नहीं है एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ के अगेंस्ट, लेजिस्लेटिव बॉडीज़ के अगेंस्ट या फिर प्राइवेट इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट। तो ये आप याद रखेंगे, यहाँ पर भी प्राइवेट इंडिविजुअल्स का आ गया प्रोहिबिशन में भी, एंड सर्शियोररी में भी यहाँ पे प्राइवेट इंडिविजुअल्स मैंडेमस में भी प्राइवेट इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट जो है रिट इशू नहीं किया जा सकता। मैंडेमस एंड प्रोहिबिशन जो है प्राइवेट इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट इशू नहीं किए जा सकते, आप याद रखेंगे। इसके बाद सर्शियोररी एक और रिट हमारे पास आता है। अब सर्शियोररी का मीनिंग क्या है, टू बी सर्टिफाइड और टू बी इन्फॉर्म्ड। अब इसका मीनिंग क्या है कि सर्शियोररी में हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को ये रिट इशू करता है या फिर किसी ट्रिब्यूनल को ये रिट इशू करता है कि भाई आपके पास जो केस पेंडिंग है उसको ट्रांसफ़र कर दो। क्या कर दो, उसको ट्रांसफ़र कर दो हमें, अगर आप इस पर ज़्यादा वक्त लगा रहे हो तो इस केस को आप हमें ट्रांसफ़र कर दो। तो यहाँ पे क्या है, इट इज इशूड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ एक्सेस ऑफ ज्यूरिसडिक्शन और लैक ऑफ ज्यूरिसडिक्शन और एरर ऑफ लॉ। तो
कोई स्मॉलर कोर्ट, कोई लोअर कोर्ट या कोई ट्रिब्यूनल जो है वो ज्यूरिसडिक्शन को एक्सीड कर रहा है या फिर ज्यूरिसडिक्शन को अच्छे से एक्सरसाइज नहीं कर रहा है, तो उस केस में सर्शियोरी रिट जो है हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को इशू करेगा एंड ट्रांसफ़र करने के लिए कहेगा केस को। ठीक है, तो आई होप दिस इज़ क्लियर। तो ये केस ट्रांसफ़र करने के लिए बोलता है कि कभी ऐसा होता है कि कोई कोर्ट जो है लोअर कोर्ट लैग कर रहा है ज्यूरिसडिक्शन को, वो उस पर्टिकुलर केस पे नहीं कर पा रहा है, कोई जजमेंट नहीं दे पा रहा है, तो उस केस में सर्शियोरी रिट जो है हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को देता है कि भाई केस को ट्रांसफ़र कर दो। ठीक है, एंड दूसरा जो है यहाँ पे एक और चीज़ हमारे पास है कि जिस तरह से प्रोहिबिशन हमारे पास क्या है, ये प्रिवेंटिव है, यानी कि ये रोकती है लोअर कोर्ट को अपनी ज्यूरिसडिक्शन को क्रॉस करने से। ठीक है, सर्शियोरी जो है ये प्रिवेंटिव भी है एंड क्यूरेटिव भी है। एक तो ये रोकती भी है कि भाई ये आपकी ज्यूरिसडिक्शन नहीं है तो इसमें आप नहीं कर सकते इंटरफेरेंस, एंड दूसरी ये है कि आप हमको ये ट्रांसफ़र कर दो, ये आपकी ज्यूरिसडिक्शन नहीं है तो इस पर हम अब कार्रवाई करेंगे। तो इस तरह से क्यूरेटिव भी है एंड प्रिवेंटिव भी है। एंड दूसरी तरफ से हमारे पास एक और पॉइंट यहाँ पे है कि रिट ऑफ सर्शियोरी जो है ये इट कुड बी इशूड ओनली अगेंस्ट जुडिशियल एंड क्वाजी जुडिशियल बॉडीज एंड इवन एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़। तो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ के अगेंस्ट भी ये हो सकता है, जुडिशियल एंड क्वाजी जुडिशियल बॉडीज़ के अगेंस्ट भी ये हो सकता है। बट सर्शियोरी इज ऑल्सो नॉट अवेलेबल अगेंस्ट लेजिस्लेटिव बॉडीज़। तो लेजिस्लेटिव बॉडीज़ एंड प्राइवेट इंडिविजुअल्स, इनके अगेंस्ट जो है सर्शियोरी रिट जो है ये नहीं है। तो प्राइवेट इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट ऑलरेडी हमने देखा कि प्रोहिबिशन भी नहीं इशू किया जा सकता, मैंडेमस भी इशू नहीं किया जा सकता, तो इसी तरह से सर्शियोरी भी इशू नहीं किया जा सकता। इसके बाद हमारे पास एक और रिट है, दैट इज रिट ऑफ क्यो वारंटो। तो रिट ऑफ क्यो वारंटो यहाँ पे क्या है हमारे पास, इन द लिटरल सेंस रिट ऑफ क्यो वारंटो का मीनिंग है बाय व्हाट अथॉरिटी और वारंट। तो ये क्या होता है, ये कोर्ट किसी पब्लिक ऑफिस जो होल्ड कर रहा है उसको रिट इशू करता है कि आप अपनी लीगैलिटी को प्रूव करो। आप अगर किसी पब्लिक ऑफिस को क्लेम कर रहे हो तो आप इसको प्रूव करो, अपने क्लेम को प्रूव करो कि दिस ऑफिस बिलोंग्स टू यू। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्यों इशू किया जा सकता है कि ताकि कोई भी पब्लिक ऑफिस इलीगल तरीके से होल्ड ना कर पाए, कोई भी व्यक्ति जो है, कोई भी पर्सन जो है, कोई पब्लिक ऑफिस इलीगल होल्डिंग ना हो किसी पब्लिक ऑफिस की, इसलिए ये इशू किया जा सकता है ताकि कोई पब्लिक ऑफिस होल्ड करने वाला अपनी जो ज्यूरिसडिक्शन है या फिर अपनी अथॉरिटी जो है उस या फिर जो उसका क्लेम है उस ऑफिस को होल्ड करने का, उसको प्रूव कर पाए। ठीक है, उसकी लीगैलिटी को प्रूव कर पाए, तो इसलिए क्यो वारंटो जो है ये इशू किया जाता है। इसके बाद हमारे पास एक और चीज़ यहाँ पे है जो कि है इट कैन नॉट बी इशूड इन केस ऑफ मिनिस्ट्रल ऑफिस और प्राइवेट इंडिविजुअल्स। तो मिनिस्ट्रल ऑफिस या फिर प्राइवेट इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट ये इशू नहीं किया जा सकता। ओके, एंड इसके बाद आप यहाँ पे याद रखेंगे कि ये इशू किसके अगेंस्ट किया जा सकता है, ओनली इन केस ऑफ सब्सटेंटिव पब्लिक ऑफिस ऑफ ए परमानेंट कैरेक्टर। कोई परमानेंट कैरेक्टर का जो ऑफिस होगा, कोई ऐसी पोस्ट होगी जो कि परमानेंट कैरेक्टर की है एंड जो कॉन्स्टिट्यूशन में जिसके रिगार्डिंग कोई लॉ भी है या फिर कोई स्टैट्यूट के थ्रू वो बनाई गई है, वो उस तरह की कोई पोजीशन, उस तरह का कोई ऑफिस जो परमानेंट है, जो किसी स्टैट्यूट के थ्रू बनाया गया या फिर जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है, ऐसे ऑफिस के अगेंस्ट ये रिट इशू किया जा सकता है। इसीलिए सब्सटेंटिव पब्लिक ऑफिस यहाँ पे टर्म यूज़ हुई है। एंड किसके अगेंस्ट नहीं किया जा सकता, मिनिस्ट्रल ऑफिस एंड प्राइवेट ऑफिसेस। ठीक है, तो ये थे हमारे पास 5 रिट्स। ऑलरेडी आप कह रहे थे कि सर रिट्स बता दो, तो रिट्स ये हैं। एक बार फिर से क्विक रिकैप कर लेते हैं। तो हैबिस कॉर्पस अगर कोई डिटेन किया गया है तो उसके अगेंस्ट इशू होता है, जिसने डिटेन किया है उसके अगेंस्ट इशू होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये इंडिविजुअल लिबर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए हैबिस कॉर्पस है। दूसरा मैंडेमस जो है, अगर कोई पब्लिक अथॉरिटी अपना काम अच्छे से ऑफिशियल ड्यूटीज़ परफॉर्म नहीं कर पा रही है तो उसके अगेंस्ट ये इशू होता है मैंडेमस, क्योंकि इसमें है वही कमांड। थर्ड प्रोहिबिशन, तो प्रोहिबिशन प्रोहिबिट करता है, फॉरबिड करता है किसी लोकल कोर्ट को, लोअर कोर्ट को या ट्रिब्यूनल को कि वो अपनी अथॉरिटी या फिर ज्यूरिसडिक्शन को एक्सीड ना करे, अपनी ज्यूरिसडिक्शन जो है उसकी लिमिटेशंस हैं उसको उसके बाहर ना जाए। जितनी उसकी ज्यूरिसडिक्शन है जितनी उसकी अथॉरिटी है उतनी ही वो एक्सरसाइज करे। फोर्थ हमारे पास है सर्शियोरी, जो कि है मीनिंग के सर्टिफाई करो भाई, क्या करो, टू बी इन्फॉर्म्ड, यानी कि हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को इशू करता है या ट्रिब्यूनल को इशू करता है ताकि जो पेंडिंग केसेस हैं आप यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दो इनको, या फिर अगर आपकी ज्यूरिसडिक्शन नहीं है तब भी हमें ट्रांसफ़र कर दो।
तो इस केस में सर्शियोरी जो है हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को इशू करता है। एंड इसके बाद लास्ट हमारे पास है क्यो वारंटो, जो कि एक पब्लिक अथॉरिटी को अपनी लीगैलिटी प्रूव करने के लिए कोर्ट जो है उसके अगेंस्ट रिट इशू करता है कि भाई अपनी पब्लिक लीगैलिटी जो है पब्लिक ऑफिस की, आप जो पब्लिक ऑफिस होल्ड कर रहे हो इसकी लीगैलिटी को आप प्रूव करो, ये क्लेम जो है पब्लिक ऑफिस का इसको प्रूव करो। सो दीज वे द 5 रिट्स एंड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू आर्टिकल 32, आर्टिकल 226 ये हाई कोर्ट से डील करता है, 32 सुप्रीम कोर्ट से डील करता है। 32 के अंडर सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूज़ नहीं कर सकता, हाई कोर्ट 226 के अंडर रिफ्यूज़ कर सकता है रिट्स को इशू करना। एंड रिट्स का आइडिया जो है इंग्लिश लॉ से लिया गया है, जिसको प्रीरोगेटिव रिट्स कहा जाता है। वहाँ पे सबसे पहले कलकत्ता, बम्बे एंड मद्रास में ही रिट्स इशू किए जाते थे हाई कोर्ट्स के द्वारा 1950 तक। एंड इसके साथ साथ 3 मैंने आपको डिफरेंसेस बताई सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के बीच में जो रिट जुरिस्डिक्शन को लेके हैं। सबसे बड़ी यही है कि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के रिगार्डिंग रिट इशू कर सकता है, लेकिन हाई कोर्ट बाकी पर्पस के लिए भी रिट इशू कर सकता है। सो दीज वेर द रिट्स एंड दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज सेक्शन। थैंक यू so much for watching Wings से उड़ान। See you in next session. Till then, goodbye, take care and keep reading. Prelims होने वाला है तो काफ़ी क्वेश्चंस I'm expecting कि हमारी सीरीज से आएंगे। So till then, goodbye, take care and keep reading.